नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीकानेर के लूणकरणसर से खबर, जहां पर भाडेरा में युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। भाडेरा में युवक की पीट कर हत्या। ई मित्र की दुकान में बंधक बनाकर युवक को पीटा गया है। कल दोपहर 2 बजे से बनाया हुआ था बंधक। वहीं देर रात 9 बजे सूचना के बाद पहुंची पुलिस। चिकित्सकों ने युवक को किया मृत घोषित, शव रखवाया सीएचसी की मोर्चरी में। यह बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर, युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सीएचसी में फिलहाल जो शव है वो मोर्चरी में रखवाया गया है। बीकानेर के लूणकरणसर का ये पूरा मामला है। ई मित्र की दुकान में बंधक बनाकर युवक को पीटा गया, जिससे उसकी जान चली गई। कल दोपहर 2 बजे से उसे बंधक बनाया गया था। देर रात 9 बजे सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। चिकित्सकों ने वहीं युवक को मृत घोषित कर दिया। अब सीएचसी की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है। त्रिभुवन रंगा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। त्रिभुवन, पूरा मामला क्या है? ये लूणकरणसर क्षेत्र के मामला है, जहाँ पे एक जो युवक है उसके साथ मारपीट की गई थी और कल दोपहर 2 बजे से उसको बंधक बनाया गया था। एक मित्र है, उसमें जब परिजनों को काफी खोजबीन के बाद वो नहीं मिला, तो उसके बाद पुलिस को सूचना दी। पुलिस 9 बजे करीब मौके पर पहुंची, बंधक को छुड़ाया और जब वो उनको लूणकरणसर लेके आए तब तक उसने चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस मामले जांच कर रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी की नहीं हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। त्रिभुवन रंगा जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी देते हुए। जिस तरीके से युवक की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है, जांच पूरे मामले में की जा रही है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। दौसा के महुआ में पुजारी की मौत मामले में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रात भर शव के साथ धरने पर प्रदर्शनकारी बैठे। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री हरीश चौधरी से मुलाकात की। मंत्री हरीश चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि शव का अंतिम संस्कार करें, उसे लेकर प्रदर्शन न करें। सरकार भी चाहती है कि दोषियों को सजा मिले। सरकार से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी की ओर से रामचरण बोहरा, विधायक अशोक लाहौटी, कालीचंद सराफ, सुमन शर्मा, राघव शर्मा, मुकेश दाधीच, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, ब्रज किशोर उपाध्याय, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष राजेश कर्नल, वहीं सुनील शर्मा और सुनील तिवारी प्रतिनिधिमंडल में मौजूद रहे। तो लगातार पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद से बवाल जारी है। महुआ से शव लेकर कल सांसद किरोड़लाल मीणा जयपुर पहुंचे, जहां पर तमाम बीजेपी नेताओं की तरफ से अब शव के साथ प्रदर्शन किया जा रहा है। रात भर भी ये प्रदर्शन जारी रहा। वहीं लगातार कोशिशें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। साथ ही साथ प्रदर्शनकारियों से अपील की गई कि शव का अंतिम संस्कार जो है वो किया जाए, दोषियों को सजा जो है वो दी जाए। इसे लेकर सरकार भी कोशिश कर रही है। वहीं 3 तस्वीरें इस वक्त, जहां पर महवा में पहले प्रदर्शन जो शुरू हुआ और लगातार 6 दिन तक प्रदर्शन के बाद जयपुर में प्रदर्शन के साथ जो है इस पूरे मामले में और ज्यादा जो है तेजी देखने को मिल रही है। और वहीं तीसरी तरफ जहां पर शंभू शर्मा को श्रद्धांजलि बीजेपी के जो नेता हैं वो देते हुए नजर आए। जब हमसे बात हुई तो हमने एक हमारा मांग पत्र मंत्री जी के पास भेजा और उसके बाद मंत्री जी ने हमारे को यहाँ बुलाया, पर सरकार की मंशा यहाँ पर आने के बाद लगी कि नकारात्मक है, उस मसले को सुलझाना नहीं चाहते। सरकार का निमंत्रण आया बातचीत के लिए। एक आशा बंदी थी कि शायद इस सरकार में संवेदनशीलता जगी है, लेकिन दुर्भाग्य से बातचीत के बाद ऐसा लगा कि बातचीत में पूरी तरह कहीं ना कहीं राजनीति हावी है। जो मूल विषय था, जिसमें वो शंभू शर्मा की जमीन के ऊपर कब्जे का बात होगा, फर्जी रजिस्ट्री होगी, उस विषय के ऊपर सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं। जो प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से बुलाया गया हरीश जी चौधरी के यहाँ, उसमें ब्राह्मण समाज के नेता भी हैं और हमारे लोग भी हैं। एक ज्ञापन हमने सरकार को प्रस्तुत कर दिया, उस पर चर्चा हुई, लेकिन सरकार के मंत्री उन हमारे मांगों के प्रति गंभीर नहीं है। इसलिए हमने तय किया है कि हमारा धरना जारी रहेगा। मृत्यु के बाद में आज
इतने दिन बीतने के बाद में भी उसका दाह संस्कार नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हम सबको मानवता रखनी चाहिए। निष्पक्ष तौर के ऊपर इसकी जांच हो रही है, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। उधर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने पुजारी शंभू शर्मा की हत्या के पीछे भूमाफियाओं का हाथ होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूमाफियाओं द्वारा मंदिर माफी की बेशकीमती जमीन हड़पी जा रही है। षड्यंत्र से जमीन हथियाने के विरोध में आंदोलन चलाया जा रहा है ताकि पुजारी के परिवार को न्याय दिलवाया जा सके, लेकिन महुआ में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जो निंदनीय है। राठौड़ ने प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल निशान लगाते हुए कहा है कि राज्य सरकार सर्व समाज की मांगों को जल्द से जल्द माने। तो पुजारी शंभू शर्मा की मौत के बाद से लगातार बवाल जारी है, तो वहीं जयपुर में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इसके बाद भूमाफियाओं पर जमीन हड़पने को लेकर जो है सवाल यहां पर राजेंद्र राठौड़ की तरफ से उठाए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि इसीलिए इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। षड्यंत्र से जमीन हथियाने के विरोध में आंदोलन है ताकि पुजारी के परिवार को न्याय मिल सके। वहीं महुआ में धरना दे रहे लोगों पर पुलिस ने जो लाठीचार्ज कर दिया वो पूरी तरीके से निंदनीय है। राठौड़ ने प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल निशान लगाया। उधर खबर भीलवाड़ा से, जहां पर सहाड़ा में हनुमान बेनीवाल की आम सभा, मेला ग्राउंड से बेनीवाल ने हुंकार भरी। ये बड़ी खबर भीलवाड़ा से सहाड़ा में हनुमान बेनीवाल की तरफ से आम सभा की गई, जिसमें मेला ग्राउंड में हुंकार भरते हुए हनुमान बेनीवाल नजर आए। कांग्रेस भाजपा को आड़े हाथ हनुमान बेनीवाल ने लिया। सहाड़ा मतदाताओं का सर्जिकल स्ट्राइक करेगी आरएलपी, ये हनुमान बेनीवाल ने कहा। उन्होंने कहा कि जैसी सुनामी आरएलपी की सुजानगढ़ में वही सहाड़ा में होगी। अभी यहां पर कांग्रेस और आरएलपी मुकाबला नजर आ रहा है। भाजपा तो तीसरे पायदान पर है। कांग्रेस जीते या भाजपा कोई मैसेज नहीं जाएगा। आरएलपी जीती तो तीसरे मोर्चे को मजबूती मिलेगी। कलेक्टर एसपी को भी फोन करेंगे, अजमेर के आईजी को भी फोन करेंगे, वो भी उनको इतना सम्मान देगा जितना सत्ता पक्ष के विधायकों को नहीं मिलता। और बद्री जी अगर हार भी जाते हैं तो भी ये मेवाड़ के स्थापित नेता हो जाएंगे, ये भी तय है। इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद जो आपने बद्री जी को दिया है, ये तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी तो तीसरे नंबर में चलेगी। यहाँ पे प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव बेहद रोचक दौर में पहुंच गया है। कांग्रेस, बीजेपी और आरएलपी की एंट्री ने इसे त्रिकोणीय तो बना ही दिया था, लेकिन निर्दलियों के बार बार यूटर्न ने सियासी संग्राम को और घनघोर कर दिया है। एक के बाद एक आते पितलिया के ऑडियो टेप्स क्या रंग लाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। उपचुनाव में भीलवाड़ा की सहाड़ा विधानसभा सीट सुर्खियों में है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पहले नामांकन करने और फिर नाम वापस लेने वाले लादूलाल पितलिया ने इस सीट को चर्चे में ला दिया है। एक के बाद एक आ रहे पितलिया के ऑडियो से सियासी पारा परवान पर है। पितलिया के यू टर्न से बीजेपी जहां कंफर्ट महसूस कर रही है, वहीं कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फिर गया है। कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर पितलिया को क्वारंटीन क्या किया गया, सियासत तेज हो गई। बीजेपी इसे बदले की भावना बता रही है तो कांग्रेस कह रही है कि कायदे कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो भी राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं उनके लिए भी वही एडवाइजरी है जो सामान्य आदमी के लिए है। नेता होने का मतलब ये थोड़ी है कि आप कानून से ऊपर हैं। राष्ट्रीय नेता भी चाहे बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए, वो भी आरटीपीसीआर टेस्ट करा के आएंगे, उनका भी सर्टिफिकेट देखा जाएगा। अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कानून के मुताबिक उनको भी 14 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा। मैं सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा करने के लिए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सेवा का काम करते रहूंगा और गौ माता की सेवा भी करते रहूंगा और सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर विधानसभा क्षेत्र में काम करते रहूंगा। दरअसल सहाड़ा विधानसभा सीट पर अक्सर बागी खेल बिगाड़ते रहे हैं। कभी इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा है तो कभी कांग्रेस को। लादूलाल पितलिया 2018 के चुनाव में 30,000 से ज्यादा वोट लेकर बीजेपी का खेल बिगाड़ चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने नाम वापस ले लिया है। लिहाजा कांग्रेस और आरएलपी की चिंता बढ़ गई है। मैं पिछले 10 से 15 दिनों से सहाड़ा विधानसभा के एक गांव ढाणी जा रहा हूँ।
आप यकीन नहीं मानेंगे, माताएं बहनें 2-2 किलोमीटर दूर से पानी सिर पे उठा के ला रही है। लोग बहुत परेशान है और परेशान होने के बावजूद जब ऊपर अपने किसी प्रतिनिधि से मिलने की कोशिश करते हैं तो न उनको समय दिया जाता है, न उनकी समस्याएं सुनी जाती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने सहाड़ा सीट पर उम्मीदवार उतारने में जातीय समीकरण का ख्याल रखा है। सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 38,000 जाट, 40,000 ब्राह्मण, 30,000 गाडरी और गुर्जर और 30,000 SC/ST मतदाता हैं। लिहाजा कांग्रेस ने गायत्री देवी को मैदान में उतारा है जो ब्राह्मण हैं, वहीं बीजेपी ने डॉक्टर रतनलाल जाट को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा RLP सहित 6 और उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो मिली भक्ति का जो गठबंधन है, इसको तोड़ने का प्रयास हम कर रहे हैं। हो सकता है हम नए हैं, वक्त लग सकता है, लेकिन इतिहास याद रखिएगा सहाड़ा के इस उपचुनाव को कि किस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से चुनाव लड़ा। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि सहाड़ा सीट पर मुकाबला दिलचस्प है। लड़ाई टक्कर की है, फैसला वोट कटवा पर निर्भर करता है। यहाँ न किसान आंदोलन मुद्दा है और न ही विकास। यहाँ की लड़ाई स्थानीय मुद्दों पर लड़ी जा रही है। भीलवाड़ा से दिलशाद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जी तोड़ मेहनत करने पर धन्यवाद दिया और कहा कि पूरे क्षेत्र में कांग्रेस की जान आप है। कार्यक्रम को चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, खेल मंत्री अशोक चांदना, धर्मेंद्र राठौड़, विधायक रामलाल जाट, जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा, महामंत्री महेश सोनी समेत नेताओं ने संबोधित किया। सोमेला स्कूल में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। ख्वाहिशें रहती है, इनको किसी न किसी रूप में आने वाले समय में। उधर उपचुनाव को लेकर निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया है। संयम लोढ़ा ने लिखा कि 2020 में जिस तरीके से सियासी जंग यानी अगस्त क्रांति हुई थी, वैसे ही उपचुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में भाजपा को कांग्रेस मैदान में चित करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की श्रेष्ठ व्यूह रचना, अच्छे प्रत्याशी, कुशल मैदानी रणनीतिकारों का चयन, निपुण प्रबंधन, खिलाड़ी वजीरों की तैनाती और भाजपा की मदारन का कोप, भवन से फूटता प्रकोप मैदान चित्त करने के लिए काफी है। अगस्त क्रांति 2020 की तरह फिर जंग फतेह। टोंक शहर के छावनी क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मकान में बने इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में भीषण आग लग गई। भीषण आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 दमकल मौके पर पहुंची और 1 घंटे की मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। भीषण आग में लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। गोदाम में रखे लाखों रुपए के कूलर, आटे की चक्कियां जलकर खाक हो गई, तो वहीं आग से करीब 5 लाख रुपए के नुकसान की भी आशंका। तो वही राजस्थान में इस साल कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक के सबसे ज्यादा डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20 लोगों की जहां जान चली गई है, तो वहीं 3,526 पॉजिटिव केस मिले हैं। जयपुर में 7 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 658 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो कोरोना को लेकर हालात बेहद भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3,526 पॉजिटिव केस राजस्थान में मिले हैं। जयपुर में 7 लोगों की मौत हुई है और प्रदेश में 24 घंटे में 20 लोगों की जान चली गई। जयपुर में 658 नए पॉजिटिव केस रिकॉर्ड किए गए। तो दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी, इस साल के रिकॉर्ड टूटे हैं। इस बार 3,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
उधर संक्रमण की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है। हर दिन औसतन कोरोना के 100 नए मरीज सामने आ रहे हैं। अजमेर में कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ने लगा है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या चिकित्सा विभाग और स्थानीय प्रशासन के पास कोरोना महामारी से निपटने की पर्याप्त योजना और संसाधन हैं। अजमेर में अभी तक 24,724 कोरोना के मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 524 का है। जिले में एक्टिव कोरोना केस की बात करें तो इनकी संख्या 715 पर पहुंच चुकी है, जबकि अलग अलग कोरोना वार्ड में 69 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है और डॉक्टर मरीजों की जान बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं होम क्वारंटाइन मरीजों में इनकी संख्या 646 है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा की गृह जिला कोरोना से लड़ाई के मामले में सभी हथियारों से लैस है। कोरोना से निपटने के लिए जो आवश्यक संसाधन और दवाएं अजमेर को चाहिए वो पर्याप्त हैं। जानकारी के मुताबिक अजमेर में ऑक्सीजन बेड की संख्या 713 है, जिसमें से 515 सरकारी और 198 निजी अस्पतालों में उपलब्ध हैं। इनमें फिलहाल सरकारी क्षेत्र के 61 बेड ही ऑक्यूपाइड हैं, जबकि आईसीयू बेड की बात की जाए तो अजमेर में इनकी संख्या 181 है, जिसमें से 169 सरकारी और बाकी निजी अस्पतालों में मौजूद हैं। इसमें से भी अभी मात्र 8 बेड ही ऑक्यूपाइड हैं। व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री स्तर तक, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री महोदय स्तर तक इसको काफी गंभीरता से ले रहे हैं। और जहां हम जिले की स्थिति की बात करें, अभी सब जगह केसेस एकदम बढ़े हैं, सडनली बढ़े हैं और ये ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। इसके मध्य हमारे यहाँ भी कुछ केसेस बढ़े हैं, कभी हमारे 100 आए हैं, कभी आज हमारे 86 हैं, 87 हैं। तो केसेस बढ़े नो डाउट, लेकिन इसका मेन रीजन जो हमने देखा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो हमने की, तो एक ही परिवार से आपस में जो जुड़े लोग कॉन्टैक्ट्स हैं वो अधिकतर पॉजिटिव आ रहे हैं। कोई ऐसा एक आधी केस ऐसा मिला है जिसने ये कहा कि मुझे नहीं पता मैं कहां से केस लेके आया हूं। पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीबीएम के कोविड हॉस्पिटल में कैसी व्यवस्था है? जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सिस्टम कितना तैयार है, अलर्ट है, इसे लेकर जी मीडिया ने खास पड़ताल की, जहां हॉस्पिटल के डे केयर सेंटर से लेकर आईसीयू तक के हालात हमने जाने और ये भी पता किया कि ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे मेडिसिन की क्या स्थिति है। अभी टोटल 20 पेशेंट ही है। एमसीएच में 550 की कैपेसिटी है। हमने लगभग 150 बेड तो वहाँ भी तैयार कर रखे हैं, जो बिल्कुल खाली पड़े। एक भी आदमी हम 150 बेड्स पे नहीं, ऑक्सीजन बेड्स पे। जब ये 2-3 दिन में हम सारे बेड्स लगा देंगे तो 550 तो हमारे पास टोटल बेड्स है, उसमें करीबन 450 हमारे पास ऑक्सीजन बेड्स होंगे। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल के कोविड सेंटर यानी कोविड का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल बनाया गया है 550 बेड का, वहां पर हम मौजूद हैं और रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं यहाँ पर। अगर आंकड़ा बढ़ता है तो किस तरह से तमाम व्यवस्थाओं से निपटने की तैयारी है। हालांकि मैं जानकारी दे दूं कि बीकानेर में लगातार जिस तरह से पेशेंट आ रहे हैं, लगभग 60 से 70 पेशेंट हर रोज जो है वो सामने आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बीकानेर के कोविड सेंटर के आईसीयू के बाहर में मौजूद हूं। अंदर की जो स्थिति है वो साफ कर रही है कि अभी आंकड़ा चूंकि ज्यादा नहीं है, महज 6 लोग जो हैं वो आईसीयू में भर्ती है यहाँ पर और बाकी जो पेशेंट्स हैं, यानी टोटल कंप्लीट अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल में तो 23 मरीज यहाँ पर एडमिट है और उस पर जो आंकड़ा है वो ये कि एक वेंटिलेटर पर है, बाकी 6 में से जो 5 जो मरीज हैं वो बाईपैप पर है। यानी अभी की जो स्थिति है वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल जो टीम है वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय होकर काम करती हुई नजर आ रही है। हालांकि चूंकि बीकानेर हॉस्पिटल में मरीजों की जो तादाद है वो फिलहाल कम है और उसके चलते जो रियलिटी चेक में जो तस्वीर साफ है वो ये कि व्यवस्थाएं दुरुस्त है, पूरी तरह से यहाँ पर डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम हॉस्पिटल में, कोविड हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत जो है मरीज उनके रिश्तेदारों को यहाँ पर होती नजर नहीं आ रही है और व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर। उधर कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में खूब हंगामा हुआ। आखिरकार 8 घंटे के बवाल के बाद शव ले जाने की बात पर सहमति बनी। दरअसल 8 अप्रैल को पेट दर्द की तकलीफ पर युवक को बीडीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। युवक के साथ आए परिजनों का आरोप था कि युवक पेट दर्द से कराहता रहा, लेकिन चिकित्सकों ने युवक का इलाज ठीक तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सकों के खिलाफ अस्पताल के ट्रामा सेंटर के सामने बैठकर जमकर नारेबाजी और हंगामा किया। लोगों ने आरोपी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। आखिर रात 10:30 बजे के करीब परिजन शव ले जाने को लेकर सहमत हुए। आपने कहा मैं सबसे बात तो पेट दर्द की शिकायत पर परिजन युवक को लेकर यहां पर पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद युवक की जान चली गई।
परिजनों का कहना है कि लगातार युवक पेट दर्द से कराहता रहा, लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से लापरवाही इसमें बरती गई और वहीं किसी भी तरीके का इलाज जो है सही तरीके से युवक को मुहैया नहीं करवाया गया। वहीं जब पूरी तरीके से विवाद हुआ तो परिजन धरने पर बैठ गए, विरोध प्रदर्शन यहां पर किया गया, हंगामा किया गया। वहीं आखिरकार देर रात तमाम लोगों को शव ले जाने के लिए सहमत किया गया। आपने कहा एक जवान स्टूडेंट था जो बीडीएम अस्पताल में भर्ती हुआ और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु को लेकर के उसके परिजनों का जो है विरोध था कि इलाज में लापरवाही हुई और उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। उधर अलवर में जेएमएनटीसी नर्सिंग छात्रावास में 11 नर्सिंग छात्राओं की फूड पॉइजनिंग होने से तबियत बिगड़ गई। अस्पताल प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और छात्राओं की जांच की। दरअसल यहां पर 143 नर्सिंग छात्राएं हैं, इनमें से 11 छात्राओं को उल्टी दस्त होने लगे। आशंका जताई जा रही है कि ये लक्षण कोरोना संक्रमण के भी हो सकते हैं। आज सभी छात्राओं का कोरोना सैंपल टेस्ट कराया जाएगा, साथ ही खाने की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी। ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। 11 चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 मिनट में क्राइम की बड़ी खबरें। कोटा एसीबी की गिरफ्त में आए कानूनगो के घर की हुई तलाशी। योगेंद्र सिंह को आवास पर मिली 1.5 लाख की नकदी। बांसवाड़ा की सदर थाना पुलिस ने पुराने मामले में पकड़ा एक और आरोपी। ट्रॉले से 22 नए टायर और बैटरियां गायब होने का मामला था। भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई। बनास नदी से बजरी का हो रहा था परिवहन। झुंझुनू में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। खनन में इस्तेमाल के लिए भारी मात्रा में स्फोटक बरामद। करौली के हिंडौन सिटी में एटीएम क्लोनिंग कर सीआरपीएफ के जवान को लगाया चूना। जोधपुर के फलौदी में तत्कालीन सरपंच पर मनरेगा कार्य में करोड़ों के करप्शन का आरोप। झालावाड़ के डग में कलयुगी बेटे ने मां को तलवार से किया घायल। पति पत्नी के झगड़े के बीच बचाव करने आई थी मां। बूंदी में बदमाशों के हौसले बुलंद। 2 लाख की ठगी का मामला आया सामने। सवाई माधोपुर के जमवाय कॉलेज में एसीबी की कार्रवाई। कॉलेज लिपिक 5,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में दूसरों की जमीन को अपना बता करोड़ों की ठगी का मामला। आरोपी को कोर्ट ने जेल भेजा।
शोधकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? प्रायोजक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पे